A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, unit 3rd, magnetic effect of current and magnetism. In last lecture, we discussed about the torque on a current carrying rectangular coil placed in external magnetic field. बेटा लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था. कोई भी आपके पास रेक्टेंगुलर कोयल था, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल, जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया था. तो उसके ऊपर टॉर्क कितना आया था याद कीजिए, एम बी कॉस थीटा, या फिर क्या लिखा गया था, एम बी साइन एल्फा. एल्फा क्या था बेटा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है. टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी था तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा गया था एम क्रॉस बी. एम क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी क्या था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड. दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा बेटा, आपको टॉर्क देगा. और डायरेक्शन किससे दी थी हमने, राइट हैंड थंब रूल से. सो जो ये एक्सप्रेशन था बेसिकली ये क्या है, कहाँ यूज होगा, ये आपका प्रिंसिपल है किसका, गैलोमीटर का. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो गैलोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करता हूँ. दैट इज मूविंग कॉइल गैलोमीटर. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इट. मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि जो गैलोमीटर है ना वो एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है. दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज एन गैलोमीटर. पॉइंट क्लियर है. प्रिंसिपल क्या है, जो लास्ट डेरिवेशन था वो इसका प्रिंसिपल. व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी करंट कैरिंग कोयल है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, देन इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क. उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, टॉर्क लगेगा. अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कोयल है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने प्लेस किया है. कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो पहले डायग्राम हम देख लेते हैं. ये आपका डायग्राम है किसका, मूविंग कॉइल गैलोमीटर का. देखिए नॉर्थ और साउथ पोल है, ये कॉनकेव टाइप के है. शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉनकेव शेप है. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपका यूज़ किए गए हैं टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड. इसके अंदर दो टर्मिनल होंगे, एक T1 होगा और एक T2. यहाँ पे ये PQRS, ये S1, ये क्या आपके पास रेक्टेंगुलर कोयल है जिसको किसके ऊपर रखा है, नॉट मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर रखा गया है. ठीक है, पॉइंट क्लियर है. जो कि सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर इन शेप हो सकता है, जो कि आपका सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है. पॉइंट क्लियर है. इसका एक एंड से यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट है और ये जो है ये आपका टर्मिनल T2 से कनेक्ट है. पॉइंट क्लियर है. कोयल का एक एंड स्प्रिंग और ये कहाँ कनेक्ट है, फिर आपका टर्मिनल T2 से कनेक्ट है. इस कोयल का दूसरा एंड यहाँ पे इस टर्मिनल T1 से कनेक्ट है. यहाँ पे आपका मूवेबल हेड होगा. ठीक है, ये आपका फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज स्ट्रिप है. पॉइंट क्लियर है. और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये कि छोटा सा मिरर लगा हुआ है. तो ये इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है किसका, गैलोमीटर का. फिर से देख लीजिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यूज़ किए गए हैं टू सेटअप मैग्नेटिक फील्ड. इनका शेप कॉनकेव टाइप का है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे रेडियल फील्ड यूज़ होता है. कौन सा फील्ड यूज़ होता है बेटा, रेडियल फील्ड. रेडियल फील्ड बताया गया था लास्ट क्लास में, जो कि प्लेन ऑफ कोयल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, प्लेन ऑफ कोयल के. ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोयल है. ठीक है, जिसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर रखा गया है, जो कि सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर इन शेप हो सकता है. इसका एक एंड स्प्रिंग से कनेक्ट है जो कि टर्मिनल T2 से कनेक्ट है. दूसरा एंड मूवेबल हेड की हेल्प से टर्मिनल T1 पर कनेक्ट है. ये आपका मूवेबल हेड होगा. ठीक है, ये जो वायर है, ये स्ट्रिप है, ये फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज की बनी होती है. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हम अलग से डिस्कस करेंगे. पॉइंट क्लियर है. तो ये क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. क्लियर है. तो वर्किंग की बात, कंस्ट्रक्शन लिख दोगे बेटा. आपको मैंने पहले ही बता रखा है, कंस्ट्रक्शन हमेशा आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है. चलो मैं एक बार पढ़ देता हूँ. इट कंसिस्ट ऑफ कोयल PQRS1 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स insulated copper wire.
इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ठीक है, PQRS1, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है। द कोयल इज वाउंड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक फ्रेम एंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टॉरेशन हेड बाई फॉस्फोरस एंड ब्रॉन्ज स्ट्रिप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वही सेम सिचुएशन है जो बताया गया है। एक एंड टर्मिनल T1 से कनेक्ट था, किसके हेल्प से, मूवेबल हेड और फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज स्ट्रिप यूज किया गया था। लोअर एंड ऑफ कोयल इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ हेयर स्प्रिंग एस डैश, ये जो आपका हेयर स्प्रिंग है जिसको एस डैश बोला, एस डब, ठीक है, इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T2, और ये किससे कनेक्ट है, T2 से कनेक्ट है। एल इज ए सॉफ्ट आयरन कोर विच इज हेल्ड सो दैट द कोयल रोटेट फ्रीली विदाउट टचिंग आयरन कोर। कोयल आपका क्या होगा, आपका रोटेट हो जाएगा विदाउट टचिंग द आयरन कोर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का है ये आपका। एम यहाँ पे मिरर है, कॉनकेव टाइप का है। वर्किंग की बात करते हैं, व्हेन करंट इज पास थ्रू द टर्मिनल T1 एंड T2 देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज एक्सपीरियंस बाय द कोयल। आपको पता है जैसे ही टर्मिनल T1 T2 को आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा बेटा, इस पर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कोयल को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, कितना होगा, NIBA cos थीटा। थीटा याद कीजिए, रेडियल फील्ड होगा तो थीटा कितना होगा बेटा, 0। थीटा 0 है तो इसका मतलब अल्फा 90 है, ये हमेशा ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर है, थीटा 0 है तो इसका मतलब अल्फा क्या है, 90 डिग्री है। सो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कोयल इज इक्वल टू NIBA cos थीटा। रेडियल फील्ड है तो थीटा बेटा कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। सो टॉर्क कितना आ गया, NIBA। बट रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग एस डैश, ये स्प्रिंग है एस डैश, हेयर स्प्रिंग, इसमें क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। टॉर्क रिस्टोरिंग कितना होगा बेटा, -K इंटू थीटा। पॉइंट क्लियर है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों टॉर्क बेटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स क्या हो गया, NIBA इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -K इंटू थीटा। सिर्फ क्या ले लीजिए आप, मैग्नीट्यूड ले लीजिए। सो NIBA इज इक्वल टू K थीटा, तो करंट कितना हो गया यहाँ से, K थीटा ओवर NBA। ध्यान देना, KNBA ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। पॉइंट क्लियर है, क्या क्या कांस्टेंट है, KNB और A। सो I इज इक्वल टू K और NBA इंटू थीटा। K और NBA ये क्या होगा बेटा, आपका कांस्टेंट होगा, जिसको हमने क्या बोला है, गैलोमीटर कांस्टेंट। तो इसकी जगह क्या रख दिया हमने बेटा, G रख दिया। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, G इंटू थीटा। इट मीन्स क्या हुआ बेटा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, मतलब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब क्या है बेटा, उतना ही ज़्यादा उसमें करंट होगा। पॉइंट क्लियर है। अब सोच समझ के बताना मेरे को, टॉर्क क्या था आपके पास, NIBA cos थीटा था, NIBA cos थीटा। अगर यहाँ थीटा 0 नहीं होता तो क्या ये स्केल लीनियर होता, कभी नहीं होता। पॉइंट क्लियर है। तो स्केल, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह की रीजनिंग आएंगी। वाई वी यूज़ द रेडियल फील्ड, हम रेडियल फील्ड को यूज़ क्यों करते हैं, तो उसका ये आंसर है, टू मेक द स्केल लीनियर। स्केल को लीनियर बनाने के लिए हम रेडियल फील्ड यूज़ करते हैं। पॉइंट क्लियर है। सबसे पहला क्वेश्चन, रेडियल फील्ड होता क्या है, द फील्ड दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कोयल। उस तरह के फील्ड को क्या कहा गया बेटा, रेडियल फील्ड। एक क्वेश्चन हो गया। वाई वी यूज़ रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड को यूज़ क्यों करेंगे, टू मेक द स्केल लीनियर। स्केल को लीनियर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेडियल फील्ड यूज़ करते हैं। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा करंट होगा। के और NBA ये क्या है आपका, कांस्टेंट है, जिसको क्या कहा गया बेटा, गैलोमीटर कांस्टेंट। के यहाँ पे क्या है, टॉरशनल कांस्टेंट है। के यहाँ पे टॉरशनल कांस्टेंट है, जो कि आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है, और बेटा ए क्या है यहाँ पे, एरिया है। पॉइंट क्लियर है। सो जी इज इक्वल टू होता है के और NBA। व्हाट इज के,
के इज़ द टॉरशनल कांस्टेंट जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा. व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स. व्हाट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज ए, एरिया ऑफ कॉइल. ठीक है, पॉइंट क्लियर है. जो गैलोमीटर कांस्टेंट इसको और क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये आपका गैलोमीटर था. यहाँ पे आप सेंसिटिविटी की बात करते हैं. सेंसिटिविटी का मतलब होता है कितना स्मॉल से स्मॉल, मतलब कितना स्मॉल से स्मॉल करंट होगा उसको भी वो इजीली डिटेक्ट कर पाए. इसका मतलब क्या हुआ, एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा तो वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए. क्या करना चाहिए बेटा, एक स्मॉल करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन, तो हम कहेंगे उतना ही उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा. तो फर्स्ट वन आता है आपका करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी क्या आता है, इट इज़ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए यूनिट करंट पासिस थ्रू इट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी. आई एस का मतलब है करंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई. आई कितना बेटा 1 एम्पियर, तो आई एस इजिकल टू कितना हो गया थीटा. मतलब जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ध्यान से सुनना करंट सेंसिटिविटी, जब आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया है तो कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, करंट सेंसिटिविटी कहा जाता है. पॉइंट क्लियर है. व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पासिस थ्रू द कॉइल. पॉइंट क्लियर है. जब आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया है तो वो कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा उसको क्या कहा गया है, करंट सेंसिटिविटी. तो इसका फॉर्मूला है आई एस इजिकल टू क्या होता है बेटा, थीटा बाई आई. यहाँ से थीटा बाई आई की वैल्यू निकाल लो बेटा. थीटा ये रहा, आई नीचे आ जाएगा, एन बी ए ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ गया के. तो एन बी ए ओवर के. मतलब करंट सेंसिटिविटी किस किस पे डिपेंड करता है, देखिए एन नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, बी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया ए पे डिपेंड करता है. करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. तीनों के डायरेक्टली है और के क्या है बेटा, इन्वर्सली है. के क्या बताया था, टॉरशनल कांस्टेंट. पॉइंट क्लियर है. और जो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल. तो के की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो हम इस तरह का मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए के की वैल्यू स्मॉल होगी या लार्ज, बेटा स्मॉल होगी, क्योंकि के स्मॉल होगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी. मतलब थोड़ा सा भी करंट फ्लो करेगा तो वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा. पॉइंट क्लियर है. तो करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, बी पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है और के पर. के इन्वर्सली, बाकी इन तीनों के क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यूनिट पता ही है, थीटा का रेडियन, करंट का एम्पियर. तो यूनिट क्या हो गया करंट सेंसिटिविटी का बेटा, रेडियन पर एम्पियर. पॉइंट क्लियर है. तो ये आपका किसके बारे में था, करंट सेंसिटिविटी. दूसरा आपके पास आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैलोमीटर व्हेन वन ए यूनिट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द गैलोमीटर. सिंपल सी बात है, जब आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी. पॉइंट क्लियर है. कितना पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिव. वी एस इजकल टू होगा बेटा थीटा बाई वी और थीटा बाई आई आर. और थीटा बाई आई की वैल्यू हमने निकाल रखी एन बी ए ओवर के इंटू आर. पॉइंट क्लियर है. थीटा बाई आई क्या हो गया बेटा, यहाँ पे अभी बताया था करंट सेंसिटिविटी, तो वी एस इजिकल टू हो गया आई एस बाई आर. ठीक है बेटा, यूनिट निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल लीजिए. रेडियन यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, रेडियन पर वोल्ट. अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करें या फिर ये कि अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करे तो इट मीन्स वोल्टेज सेंसिटिविटी भी उसका इंक्रीज होगा. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज किया है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो. क्यों, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे, क्या इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, तो
करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज हो जाएगा बट उसका रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा, तो उससे वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आएगा ही आएगा यूटी वगैरह में भी और फाइनल एग्जाम में भी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज किया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो। पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखोगे, बुक में क्वेश्चन होगा, ढंग से आपको तरीके से करना है। सेंसिटिविटी का बता ही दिया, इट शोर्स लार्ज डिफ्लेक्शन व्हेन स्मॉल करंट इज पासेस थ्रू इट। स्मॉल से स्मॉल करंट फ्लो कराए तो उसके लिए लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बता दे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एन, बी, ए और के। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दे, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हैवी बल्कि हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एरिया, ठीक है, वही बल्कि हो जाएगा। तो इन एन, बी और ए, इन तीनों के क्या होता है, डायरेक्टली होता है, और के क्या होता है बेटा, इनवर्सली, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग स्प्रिंग कांस्टेंट के। और फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो यूज़ किया था उसका रीजन यहाँ आ गया है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इजीली ब्रेक नहीं होगा, लो वैल्यू ऑफ के होता है, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं होगा, के की वैल्यू लो होती है, के लो होगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगी, इसलिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस एंड ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये रीजनिंग बिल्कुल बेटा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो ये बेटा गैलोमीटर के बारे में था, सेंसिटिविटी के बारे में था। अब बेटा हम बात करेंगे कन्वर्जन की, ठीक है। गैलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम, एक एमीटर बनाएंगे और एक वोल्टमीटर। तो उससे पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं, शंट। शंट क्या होता है, ए लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैलोमीटर इज कॉल्ड शंट। जैसे आपके पास ये गैलोमीटर है, इसके साथ हमने पैरेलल में क्या किया, एक लो रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, इस लो रेजिस्टेंस को क्या कहा गया बेटा, शंट कहा गया है। यहाँ से टोटल करंट आई गया, गैलोमीटर में आई जी गया, शंट में आई एस, तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू होगा आई जी प्लस आई एस। आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो ये दो पॉइंट है ए और बी, वी ऑफ ए बी, इसमें करंट कितना ऊपर, आई एस इंटू एस इज इक्वल टू क्या होगा, आई जी इंटू कैपिटल जी। अब यहाँ से आप दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, आई जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो और आई एस की भी। पॉइंट क्लियर है। तो आई एस इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो, आई एस की वैल्यू तो क्या होगी, आई माइनस आई जी, और आई जी की इंटू आई जी, तो आई इंटू आई एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। आई जी हमें निकाला, इसको इधर लिख के जो ऐड हो जाएगा, तो आई जी सिमिलरली क्या आ जाएगा, एस, आई एस। अब बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है, भाई हमने शंट यूज़ क्यों किया। बेसिकली गैलोमीटर को ना एक स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम बेटा, शंट यूज़ लगाते हैं। बेसिकली शंट है क्या, बाईपास। जैसे ये गैलोमीटर है, सारा का सारा जो करंट यहाँ से जाता है, हमने क्या किया, उसके लिए बाईपास बना दिया, मतलब अब मैक्सिमम करंट इसमें से जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस लो है, इसमें से कम जाएगा। तो ये जो गैलोमीटर है ना बेटा, ये प्रोटेक्ट हो गया किससे, स्ट्रॉन्ग करंट से, तो ये डैमेज नहीं होगा अगर स्ट्रॉन्ग करंट भी आपने फ्लो करा दिया तो। और दूसरा शंट का काम है, तो एक तो क्लियर हो गया, इसको क्या करना है, गैलोमीटर को प्रोटेक्ट करना है किससे, स्ट्रॉन्ग करंट से। दूसरा है गैलोमीटर को जो हम कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं बेटा, शंट की हेल्प से ही हम कन्वर्जन करते हैं। तो पहला कन्वर्जन होगा बेटा आपके पास एमीटर। एमीटर को क्या है, इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैलोमीटर। अब ये ध्यान रखना, एमीटर क्या है, लो रेजिस्टेंस गैलोमीटर है, दैट इज यूज टू मेजर लार्ज करंट। बेसिकली जो गैलोमीटर था ना बेटा, उससे आप लार्ज अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, तो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए किसकी, गैलोमीटर की हमने क्या बनाया, एमीटर। तो अब एमीटर से ना आप लार्ज करंट को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। पॉइंट क्लियर है, गैलोमीटर से आप लार्ज करंट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या किया हमने,
एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया जो कि लो रेजिस्टेंस का, जिसको क्या नाम दिया बेटा, शंट दिया। तो शंट की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, एमीटर। तो एमीटर क्यों बना, ताकि हम लार्ज करंट को डिटेक्ट कर पाए। सो एमीटर एक लो रेजिस्टेंस गैलोमीटर होता है, मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा किससे, गैलोमीटर से। दैट इज यूज टू मेजर लार्ज करंट, जिसकी हेल्प से लार्ज करंट को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। डायग्राम वही है। यहाँ पे गैलोमीटर है, यहाँ पे शंट है, यहाँ टोटल करंट आई, इसमें आई जी गया तो इसमें आई एस गया। वही है, सेम पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ एस इंटू आई एस और यहाँ आई जी इंटू कैपिटल जी। ध्यान रखना यहाँ पे हमें शंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, शंट। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ से आई जी इंटू कैपिटल जी और आई एस। और आई एस की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता ही है, टोटल करंट आई है, आई एस प्लस आई जी। आई एस क्या हो गया, आई माइनस आई जी। ये न्यूमेरिकल आता है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो शंट की वैल्यू आ गई यहाँ से आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। अब कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर। कैपिटल जी क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछेगा न्यूमेरिकल में, इसका आर इक्विवेलेंट। पैरेलल में है तो सबको पता है कैसे निकालोगे, दो है तो क्या हो, ऊपर प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम। तो G इंटू एस ओवर G प्लस एस। पॉइंट क्लियर है। आइडियल वोल्ट मीटर, सॉरी एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर मिनिमम, कम से कम, क्योंकि लो रेजिस्टेंस है ना, तो कम से कम कितना हो सकता है, 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। अब किसी भी वायर में करंट मेजर कर रहा हो, जैसे ये वायर है, इसमें करंट मेजर करना, तो इस वायर में सीरीज में हम लगाएंगे एमीटर। अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, ध्यान से सुनना बात मेरी। गैलोमीटर के पैरेलल में लगाया एस, तो ये पूरी अरेंजमेंट बनी है एमीटर, ये पूरा एमीटर है। और अब किसी भी वायर में करंट मेजर करना ना, तो उस वायर के सीरीज में, मतलब इस पूरी अरेंजमेंट ये है ए। पॉइंट क्लियर है। तो करंट जब भी मेजर करना हो किसी भी वायर में, तो एमीटर को किस में लगाएंगे बेटा, सीरीज में लगाएंगे। ये मत बोल देना पैरेलल में, वो तो जी के पैरेलल में एस लगाए तब बना है एमीटर। और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, करंट डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं। तो क्या करेंगे, जिस भी वायर में करंट मेजर करना हो तो वहाँ क्या लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। पॉइंट क्लियर है बेटा। इसी तरह क्या है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस गैलोमीटर। तो देखो गैलोमीटर था, लो गैलोमीटर, गैलोमीटर था आपके पास बेटा, लो रेजिस्टेंस गैलोमीटर एमीटर, हाई रेजिस्टेंस गैलोमीटर वोल्ट मीटर। तो इसका मतलब हुआ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का, उससे कम गैलोमीटर का, और सबसे कम एमीटर का। ऑर्डर पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा वोल्ट मीटर, उससे कम गैलोमीटर, सबसे कम एमीटर। इसके हेल्प से क्या करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे दो पॉइंट के बीच में। तो ये गैलोमीटर रहा बेटा, और अब इसके सीरीज में लगाया आर। वहाँ पे क्या किया था हमने, पैरेलल में लगाया था, यहाँ पे सीरीज, और ये पूरी अरेंजमेंट क्या बन गई, वोल्ट मीटर बन गई। वी ऑफ ए बी, इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, जी प्लस आर, और करंट कितना, आई जी। तो आई जी इंटू जी प्लस आर। तो वी ऑफ ए बी और आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर। हमें आर निकालना है बेटा, तो वी ओवर आई जी माइनस कैपिटल जी। आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा बेटा, सीरीज है तो जी प्लस आर। आइडियल वोल्ट मीटर का कितना होगा बेटा, यहाँ रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। तो आइडियल वोल्ट मीटर का कितना होगा बेटा, इन्फिनिटी होगा। आइडियल एमीटर का कितना होगा, 0 होगा। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का, उससे कम गैलोमीटर, सबसे कम एमीटर। वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस है, एमीटर लो रेजिस्टेंस है। वोल्ट मीटर है, आर इक्विवेलेंट पूछे तो जी प्लस आर, एमीटर में पूछे तो जी इंटू एस ओवर जी प्लस एस। अब यहाँ पे दो टर्म आई है, एक आपका आई है और एक क्या है, आई जी। आई जी क्या है, टोटल करंट फॉर टोटल डिफ्लेक्शन। आई जी क्या है, मैक्सिमम करंट
थ्रू द गैलोमीटर। अब दो करंट है, ध्यान देना है, एक आई है और एक आई जी। तो आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जो कि मैक्सिमम करंट होगा। और आई जी का फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू के। के यहाँ पे क्या है, फिगर ऑफ मेरिट, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन। आई जी इजिकल टू क्या होता है बेटा, एन इंटू के। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, और के यहाँ पे क्या है, फिगर ऑफ मेरिट। अभी फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है, इट इज़ द करंट रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट गैलोमीटर बाय यूनिट डिवीजन। मतलब एक डिवीजन को एक डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए, वन स्केल डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फिगर ऑफ मेरिट। तो एन क्या हो जाए बेटा, वन हो जाए तो के इजिकल टू आई जी तो आ गया। आई जी क्या था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। पॉइंट क्लियर है। तो आई जी इजिकल टू क्या होता है बेटा, एन इंटू के। ठीक है, के क्या है, फिगर ऑफ मेरिट, वन स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए, उसको क्या कहा गया है, फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकंड पार्ट था थर्ड यूनिट का, जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।